हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो जब तक ये वीडियो बाहर आएगा, जेई 2025 के अप्रैल अटेम्प्ट में मोटा मोटा 50 से 60 दिन का समय तुम्हारा बचा होगा। और ऐसे में जिन बच्चों का खासकर जो जनवरी अटेम्प्ट हल्का फुल्का ऊपर नीचे थोड़ा बहुत भी हो गया है, तुम्हारे लिए अप्रैल अटेम्प्ट जो है काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आज उसी बारे में बात करेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें की जाएँ जिससे अपना अप्रैल अटेम्प्ट जो है उसे एस किया जा सके। कुछ बातें बतानी थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा तुम्हें उनको फॉलो करना पड़ेगा। और ये बातें बताने के लिए मैं क्यों एक सही इंसान हूँ, क्योंकि मैंने भी अपना जनवरी अटेम्प्ट जो है वो एफ वर्ड कर दिया था उसका, ठीक है। और अप्रैल अटेम्प्ट में ही मैंने अपनी परसेंटाइल में कितना कुछ 4.5-5% का जंप आया था। और उस समय 10 लाख बच्चे होते थे, तो हर 1% पे 1 लाख, तो 4.5-5 नहीं 10,000 बच्चे, हाँ, तो 40-45 हज़ार का एक रैंक जब मुझे मिला था अपने फर्स्ट से सेकंड अटेम्प्ट में। तो मैंने अपने टाइम पे क्या क्या चीज़ें करी, क्या क्या गलतियां मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में करी थी और कैसे मैंने उनको वीडियो सेकंड में सुधारा, उस पर मैं इस वीडियो में थोड़ा बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहला स्टेप जो है अपने अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी का, वो रहेगा थरली एनालाइज द जनवरी अटेम्प्ट। देखो, ये बात एक गिवन है कि तुम्हारा जो अप्रैल अटेम्प्ट आता है ना, उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बेसिस होता है उसको प्रेडिक्ट करने का तुम्हारा जनवरी का अटेम्प्ट। क्या जनवरी लिखा है मैंने, वाह। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, गेट द लिस्ट ऑफ हाई वेटेज चैप्टर्स एंड सी इफ एनीथिंग फ्रॉम दैट इज लेफ्ट टू कवर। तुमको आइडेंटिफाई करना है, ये सारी लिस्ट है, क्या तुम्हारे सारे हाई वेटेज चैप्टर्स जो जनवरी में पूछे जा रहे हैं, क्या तुम्हारे वो कंप्लीट हैं या नहीं है। अगर उनमें से जो जनवरी में हाई वेटेज चैप्टर्स आए हैं उनमें से कोई भी चैप्टर तुम्हारा रह रहा है, तो उसे तुम्हें प्रायोरिटी पे कवर करना है, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक अच्छा लाइकली चांस है कि जनवरी अटेम्प्ट में जो चैप्टर आया वो तुम्हारा अप्रैल अटेम्प्ट में भी एक ठीक वेटेज लेकर जा सकता है। श्योरिटी नहीं है, बट एक ठीक लेवल का चांस है, ठीक है। दूसरी बात, गो थ्रू ऑल द मिस्टेक्स दैट यू डिड इन दैट सेशन। आई एम अज्यूमिंग जब तक ये वीडियो बाहर आएगा तुम्हारे जेई की आंसर शीट बाहर आ चुकी है। अब इसको ना डीपली एनालाइज करना है अपने को, और अपने को ये चेक करना है कि अपन ने क्या क्या गलती करी। भले ही वो छोटी से गलती होगी, अपन ने अगर कैलकुलेशन मिस्टेक भी करी तो भी इसको अपने को लिखना है। अपन ने चैप्टर अपन ने पढ़ा ही नहीं था, इसलिए अपने को सवाल नहीं बन पाया, अपने पास टाइम नहीं बचा था इसलिए अपन वो सवाल देख ही नहीं पाया। ये सारे इनको आइडेंटिफाई करना है, एक कागज़ लेना, एक छोटी कॉपी लेनी है, और ये सारे पॉइंटर जो हैं, जो तुमने गलती करी, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी, सिलेबस कवरेज में मिस्टेक करी, हाई वेटेज आइडेंटिफाई नहीं किया, इन सबको लिखना है। अगर तुमने अपनी, एक फिलोसोफर है वो कहते हैं, अगर तुमने अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब उनको सॉल्विंग का 55% काम तुम्हारा ऐसे ही हो गया। तो उनको आइडेंटिफाई तुम्हें करना है अपने जनवरी अटेम्प्ट को, जो तुमने पेपर अटेम्प्ट करा उसको थरली एनालाइज करना है, और अपनी प्रिपरेशन में भी तुम्हें क्या ऊपर क्या नीचे लगा, क्या बेहतर हो सकता था, उसको आइडेंटिफाई करके नोट करके अपने पास रखना है, ठीक है। आइडेंटिफाई रॉन्ग पैटर्न्स, वही मैं कह रहा हूँ। अगर तुमने अपनी प्रिपरेशन में जो भी लास्ट टाइम चीज़ें करेगी, लास्ट तक तुम लेट सोकर उठ रहे थे, या लास्ट में तुमने रिविजन जो था वो ढंग से नहीं किया, लास्ट में तुमने प्रैक्टिस जो थी वो ढंग से नहीं करी, वो सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है और उनको भी इधर लिख लेना है। और ऑब्वियस सी बात है, डू नॉट रिपीट देम, ठीक है। तो इस बात का अपने को खासा ध्यान रखना है। प्रिपरेशन में ट्रेंड समझ रहे हो ना, मैंने क्या बताया, कैसे कि तुमने कुछ चीज़ें थी जो तुम्हें बताई गई थी फिर भी तुमने नहीं सुना, इस बार वो गलतियां तुम्हें नहीं दोहरानी है, ठीक है। अगले पॉइंटर पे चलते हैं। तुम्हारा सेकंड बात रहेगी कि इस बार रिवीजन तुम्हारा मेजरली थ्रू प्रैक्टिस रहना चाहिए। देखो, थ्योरी वगैरह जो भी अपने को कवर करनी थी वो अपन ने जनवरी अटेम्प्ट के टाइम कर ली, उसको अपने को रीडू नहीं करना है, ठीक है। जो भी अपन ने जनवरी अटेम्प्ट के टाइम कवर कर लिया था वो हो गया। अब अपने को रिवीजन प्रैक्टिस के थ्रू करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा तुम सवाल सॉल्व कर सकते हो, उतने ज़्यादा सवाल तुमको सॉल्व करने हैं। थ्योरी का रिवीजन या थ्योरी वाइज रिवीजन शुड बी ओनली 5 to 10% ऑफ योर टोटल रिवीजन टाइम। सपोज करो अगर तुमको रिवीजन, क्योंकि अब दिन में क्या है, तुम्हारा सारा टाइम जो है वो रिवीजन में ही जा रहा होगा, है ना। तो तुम्हारा सपोज करते हैं अगर रिवीजन में करीब कितने 10 घंटे मान ले, तुम्हारा 10 घंटे तुम दिन में पढ़ रहे हो, तो इसमें थ्योरी के रिवीजन में, क्योंकि अब रिवाइज ही करना है, तो मैं मान रहा हूँ कि 10 के 10 घंटे तुम रिवाइज करो, बाकी बचे हुए 2-4 घंटे तुम वो चैप्टर्स करोगे जो तुम्हारे रह गए थे, या कुछ सिलेबस कवरेज भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। 10 घंटे में से सिर्फ तुम्हारा 5% टाइम, 10 घंटे में 600 मिनट होते हैं, 600 मिनट का 10% होता है 60, और उसका 5% हो गया 30 मिनट, उसका नहीं मतलब 10 घंटे का आधा घंटा सिर्फ तुम्हारा जो वक्त है, आधे घंटे का वक्त, 30 मिनट्स का टाइम ही तुम्हारा थ्योरी में जाना चाहिए, बाकी 9 hours 30 मिनट्स। अगर मैंने मैथमेटिक्स बहुत खराब लगाई हो तो कमेंट्स में सही कर देना, कोई बात नहीं, बट इतना ही वक्त सिर्फ तुम्हारा जाना चाहिए तुम्हारी थ्योरी के रिवीजन में, इससे ज़्यादा वक्त नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और अब जब बात चलिए कि थ्योरी रिवीजन को क्विकली करना है और वो कैसे किया जाए, तो उसके लिए एक बहुत बहुत प्यारा रिसोर्स मैं तुम लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। रैंचो रिवीजन के रीड रिवाइज रिपीट फ्लैश कार्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ। जो बच्चे चैनल को बहुत समय से फॉलो कर रहे हैं ना, वो इन फ्लैश कार्ड्स के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो आज मैं क्या है, तुम्हारे लिए ना पूरा एक सेट लेकर आया हूँ, ठीक है, इनका जो मेरे पास थे अपने वक्त से।
तो जैसे देखो ये तुम्हें इतने सारे, अब मैं डिफरेंशिएट करके रख रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें लिखा के रखे हैं, ये इतने सारे तुम्हें कलरफुल फ्लैश कार्ड, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे फिजिकल केमिस्ट्री के शायद, ऐसे ही तुम्हें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिक्स, मैथ सबके लिए मिल जाते हैं, ठीक है। तो इनके साथ क्या चीज़ है ना, छोटे छोटे तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स हैं, इंटरैक्टिव शॉर्ट नोट्स हैं, कलरफुल छोटे पॉइंट ओरिएंटेड, बुलेट ओरिएंटेड शॉर्ट नोट्स है, तुम्हें रिवीजन में बोरियत नहीं होती, पूरी किताब पढ़ने का अभी तुम्हारे पास वक्त नहीं है, तुम्हें क्विकली चीज़ें रिवाइज करनी है। और अब इससे तुम्हारा कंप्लीट रिवीजन होगा कैसे, उसकी गारंटी देखो, एक चीज़ है जो अपन शॉर्ट नोट्स में लिखते हैं फॉर्मूलाज वगैरह, एक चीज़ होती है अपने जो रिवीजन में, अपने जो नोट्स में अपन डालते हैं वो है ग्राफ, वो भी इन्होंने कवर कर दिया है। बच्चे शॉर्ट नोट्स में ग्राफ नहीं बनाते, तुम्हारे ग्राफ्स, तुम्हारे फिगर्स, तुम्हारे इक्वेशंस, सारी चीज़ें इन्होंने कवर कर दी है। और आखिरी चीज़ जो सबसे बेहतरीन लगी मुझे, जो शॉर्ट नोट्स में बच्चों के नहीं होती, इन्होंने थ्योरी तक तुम्हें शॉर्ट नोट्स में कवर करके दी है। छोटे छोटे इंटरेक्टिव कार्ड्स में थ्योरी, ग्राफ, फॉर्मूला, इक्वेशन, सब चीज़ें A to Z कवर कर दिया है। ये देखोगे यहाँ पे फिगर्स वगैरह के साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुम्हें खूबसूरती से समझा दिया, उसकी इक्वेशन वगैरह सब लिख दिया है। अब कुछ नहीं करना, ये कार्ड लिया तुमने, एक चैप्टर लिया, एक का चैप्टर का कार्ड कवर करने में तुम्हें मुश्किलात से 10-15 मिनट लगेंगे। 2-3 बार तुमने रिवाइज कर लिया, एक्टिव रिकॉल, स्पेस्ड रिपीटिशन, कुछ समय पे तुम धीरे धीरे रिवाइज करते गए बार बार, तुम्हारा काम बन जाएगा, फालतू समय बर्बाद नहीं होगा रिवीजन में, और एकदम जो चीज़ है वो दिमाग में रिटेन रहेगी। तो मेरी तरफ से इसको एक बार तुम जरूर चेकआउट कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, विल अप्रैंट अटेम्प्ट बी डिफिकल्ट? तो बहुत बड़ा सवाल इस समय ये है, इसको एक वीडियो में मैंने पहले भी कवर किया था, इस पर दोबारा बात करना चाह रहा हूँ। देखो जनरली एक ट्रेंड देखा गया है कि अप्रैल अटेम्प्ट का पेपर 5 से 10%, ज़्यादा नहीं 5 से 10% थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता, देखा गया है, मतलब जनवरी में, बट इट इज़ कम्प्लीटली सब्जेक्ट टू NTA और NTA का मूड, ठीक है। कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा जो पेपर है वो डिफिकल्ट आएगा, ईजी आएगा, इसका सिर्फ एक अपन पास्ट में डॉट्स कनेक्ट करके आगे फ्यूचर को देख सकते हैं, बट वो श्योरिटी नहीं है, ठीक है। कंपटीशन जो है ये डेफिनेटली इंक्रीज करेगा, और ये बिल्कुल करना भी चाहिए। तो कंपटीशन जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा सा बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे जनवरी अटेम्प्ट से। एक तो उन्हें ट्रेंड का आइडिया लग जाता है, दूसरा कई बच्चों की इस समय एक वेकअप कॉल उन्हें मिल गया होता है। ये वीडियो जो तुम देख रहे हो, तुम्हारे साथ बहुत सारे बच्चे वीडियो देखेंगे, उनको एक वेकअप कॉल मिलेगा कि अब भैया चीज़ें रियल हो रही है, जनवरी अटेम्प्ट बर्बाद हो गया, अभी ये अटेम्प्ट नहीं दिया तो एक साल खराब हो जाएगा, ड्रॉप लेना पड़ जाएगा। इसलिए बहुत सारे बच्चे इस समय एक वेकअप कॉल मिलकर मेहनत करेंगे। तो इसलिए मैं तुम्हें अपना जो पहले एफर्ट दे रहे थे उसको 1.5 से 2 गुना बढ़ाना पड़ेगा, और तुम्हें वो बच्चा बन के दिखाना पड़ेगा जिसकी वजह से कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, जो लेकर जा रहा है उस परसेंटाइल मार्क को ऊपर, ठीक है। तो वो बच्चा बन के दिखाना है अपने को। अगली पॉइंट पे चलते हैं। टेस्टिंग जो है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने तुम्हें एनालिसिस के बारे में बात बताई, लेकिन टेस्टिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है इस समय। गिव एज मेनी मॉक टेस्ट एज यू कैन, जितने तुम मॉक टेस्ट लगा सकते हो इस समय, जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो ज़रूर दो। एक टारगेट रखो कि आने वाले जो 50 दिन हैं, अगर तुम्हारा डिसेंट मार्क्स आ रहे हैं मॉक्स में, तो कोशिश करो कि एटलीस्ट 20 मॉक्स तो तुम दो ही, चाहे कुछ हो जाए। जितना ज़्यादा तुम टेस्ट करोगे उतना ज़्यादा फायदे में रहोगे, और हर मॉक को टेस्ट उसको देने के बाद उसको डीपली एनालाइज करना है। मैं बार बार बच्चों से एक बात कहता हूँ कि अगर तुमने मॉक दिया और उसको एनालाइज नहीं करा, इट इज़ एज गुड एज नॉट अटेम्प्टेड दैट मॉक, ठीक है। तो वो कोई फायदा निकलता नहीं है। एक छोटी सी नोटबुक तुम अपने पास रख सकते हो, या रिकॉर्ड मैं तो अपने रजिस्टर के पीछे रख लेता था, जिसमें अपने तुम मिस्टेक्स का सारा कच्चा चिट्टा रखोगे, जैसा मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया अपने जेईई मेंस की गलतियों के लिए भी और इसके लिए भी। इस पे क्या है, तुम बार बार इस लिस्ट को पढ़ते जाओगे ना, तो ये तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगे, और तुम्हारे पेपर अटेम्प्टिंग टाइम पे तुम्हें ये मिस्टेक्स ध्यान रहेंगे, तो तुम इनका खासा ध्यान रखोगे कि हर कैलकुलेशन को दोबारा चेक करना है, हर पेपर क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि मेरे आगे ईजी सवाल हो सकते हैं जो मैं पहले मॉक्स में छोड़ देता था, जो मैं ये गलती करता था, अब मैं नहीं दोहराऊंगा। इसलिए अपनी जो भी गलतियां हैं उसका एक कच्चा चिट्टा अपने पास रखना है। ऑल्सो एक मैंने बच्चों में चीज़ देखी है कि जैसे कोई फला कोचिंग का उन्होंने मॉक दिया या कोई टेस्ट सीरीज का मॉक दिया, और उसके बाद पेपर तो बड़ा बेकार बनाते हो, इतना मुश्किल पेपर था भैया, 100 नंबर भी नहीं बने, वो बेकार पेपर था, इररेलेवेंट। देखो सारी चीज़ें इररेलेवेंट नहीं होती है, कई बार स्किल इशू भी होता है, ठीक है। कुछ होते हैं इररेलेवेंट, कुछ एडवांस के तरीके का बना दिए, वो समझ में आता है। लेकिन अगर कोई रेप्यूटेड तुमने टेस्ट सीरीज वगैरह ले रखी है और उसका तुम मॉक दे रहे हो, तो उसके बाद तुम ये नहीं कह सकते कि वो बेकार बनाए, क्योंकि वो तुमसे सॉल्व नहीं हुआ। डिफिकल्ट मॉक एक सही चीज़ होती है। डिफिकल्ट मॉक से तुम्हें आइडिया लगता है कि अगर पेपर मेरा अकस्मात मुश्किल आ गया तो उस पेपर को मैं कैसे डील करूँ, बिना घबराए ईजी सवाल छांटना पेपर में से काफ़ी बड़ा स्किल है, जिसको सीखने के लिए तुम्हें मुश्किल लेवल के मॉक्स लगाने पड़ेंगे। तो मैं तो कह रहा हूँ सामने से ढूंढ लो मुश्किल कुछ मॉक्स और लगा लो, क्योंकि वो जो तुम्हें माइंडसेट प्रिपेयर करेगा वो तुम्हारा वो अलग लेवल पे होगा, ठीक है। अगली बात पे चलते हैं अपन।
टारगेट फुल सिलेबस या मैक्सिमम सिलेबस एंड प्रिपेयर फॉर द जनवरी ट्रेंड। मैंने तुम्हें एनालाइज करने बोला जनवरी अटेम्प्ट। जनवरी का ट्रेंड जो है अमन ने पूरी बात करी हुई है, उस पर भी शॉर्ट्स में भी बात करी थी, कई वीडियोस में भी बात कर चुके हैं। तो इस ट्रेंड के लिए तुम्हें खुद को प्रिपेयर करना है और इस बार मैक्सिमम सिलेबस कवरेज के लिए जाना है, क्योंकि इस बार मैंने देखा केमिस्ट्री में तो खासकर अच्छा खासा इवनली स्प्रेड पेपर था। पेपर में हर जगह से सवाल पूछे हुए थे, ऐसे एनटीए ने इधर से भी उधर से भी इधर से भी एकदम एक ऐसे ना वो हर चैप्टर से खोद के सवाल निकाले हुए थे। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो प्लीज़ कोशिश करो कि गो फॉर मैक्सिमम सिलेबस कवरेज। फिजिक्स का लेवल एक 2021-22 के सवालों पे एक्सपेक्ट करना, तो उनकी प्रैक्टिस तुम खासा कर लेना। फिजिक्स का लेवल हल्का फुल्का मुश्किल आ रहा है। केमिस्ट्री में मैंने बता दिया कि डिस्ट्रीब्यूटेड सवाल आ रहे हैं, तो जितना तुम्हारा सिलेबस कवर्ड होगा उतना ही ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा रहेगा। और जनवरी अटेम्प्ट के जितने सवाल हो सकते हैं प्लीज़ वो लगा लो, वो बहुत अच्छा एक बेस है तुम्हारा कि अप्रैल अटेम्प्ट में कैसा ट्रेंड आएगा उसकी प्रिपरेशन करने का। तो जनवरी अटेम्प्ट के सारे सवाल अपने को ज़रूर लगा लेने हैं, ठीक है। आखिरी, अच्छा नहीं तो बस यही आखिरी पॉइंट था, ठीक है। सारी बातें मुझे तुम्हें थोड़ी बतानी थी, वो मैंने तुम्हें बता दी हैं। अब तुमसे उम्मीद है जिन भी बच्चों का जनवरी अटेम्प्ट का पेपर जो है किसी भी कारणवश अच्छा नहीं गया, कुछ बुराई भलाई हो गई, तुम खासा इन बातों का ध्यान रखोगे। और भी कोई दिक्कत वगैरह हो तो तुम बिल्कुल कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। बाकी पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।